नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र देश के लिए ग्रोथ का इंजन है। बीते कई वर्षों में हमने देखा कि सरकार ने एग्रेसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है, जिसकी बदौलत देश में नेशनल हाईवे का नेटवर्क साल 2023 तक 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मंजूर हुए हैं, जिनमें से 12 चालू हो चुके हैं। बीती फरवरी के अंतरिम बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ से अधिक खर्च का ऐलान करके साफ कर दिया है कि आगे भी सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार बना रहने वाला है। इसी बीच इंडिया रेटिंग्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रेटिंग आउटलुक पेश किया है, जिसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए ओवरऑल रेटिंग आउटलुक में स्थिरता का अनुमान है। और क्या बारीकियां हैं इस रिपोर्ट की, इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रिगर कहां से मिलता दिख रहा है, इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं विशाल कोटेचा, डायरेक्टर एंड हेड ग्लोबल इंफ्रा इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, और हमारे साथ हैं विकास कोठारी, ईडी और प्रेसिडेंट ओम इंफ्रा। तो बहुत स्वागत करेंगे विशाल जी और विकास जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले विशाल जी आपके पास आएंगे। रेटिंग आउटलुक तो स्टेबल है, जो कि अच्छा संकेत है। क्या इनसाइट्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं? बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा दीपक जी, गवर्नमेंट का फोकस काफी रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर। कोविड से चलते हुए गवर्नमेंट का जो ओवरऑल केपेक्स के लिए जो बजट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, वो बढ़ ही रहा है। और जैसे आपने कहा, एक 11 लाख करोड़ के आसपास का बजट दिया है आगे 2025 के लिए। उससे साफ दिखता है कि द फोकस गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। एंड ओवरऑल जब हम बात करते हैं सारे प्लेयर डेवलपर से, काफी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, वो लोग भी काफी पॉजिटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सही से, एनएचआई ने सही से कंसेशन एग्रीमेंट में काफी बहुत बदलाव लाए हैं, जिससे ये सेगमेंट में और ज्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए। और हम हमारा ऐसा हम सोचते हैं कि 2025 में इलेक्शन के बाद अवार्ड एक्टिविटी वापस बढ़ जाएगी। विकास जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि ऑर्डर बुक क्या कहती है आपकी? आप इस रेटिंग आउटलुक को कैसे देख रहे हैं, कैसे रिएक्ट करेंगे इस पर? तो मैं कोटेचा साहब की सभी चीजों से काफी सहमत हूँ। जैसा कि उन्होंने बताया कि पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी बड़ा फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस तो पिछले 50 साल से गवर्नमेंट का रहा है उस पर फोकस। बट जो एक्टिविटी, जो वेलोसिटी इन एक्टिविटी हमने लास्ट पिछले 10 साल में देखी है, वो पिछले 60-70 साल में हमने नहीं देखी है। तो जैसा कि कोटेचा जी ने बोला कि हाईवे सेक्टर्स पे काफी फोकस है, इलेक्ट्रिसिटी पे काफी फोकस है। पावर सेक्टर का स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब 50,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर मतलब मिशन बनाया है कि हाइड्रो पावर से जनरेशन कैपेसिटी ऐड करेंगे। और उसके साथ साथ करीब 30,000 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट से भी ऐड करेंगे, जिसको भी रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस दिया है, रिन्यूएबल एनर्जी का दर्जा दिया है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का दर्जा देने से उससे ये बेनिफिट मिलता है कि लैंड एक्विजिशन, सारी एनवायरमेंट क्लियरेंस, फाइनेंशियल क्लोजर वगैरह सब करने में बहुत आसानी हो जाती है और अच्छी दरों पे फाइनेंशियल क्लोजर हो जाता है। तो पंप स्टोरेज, जिसके ऊपर पिछले 50 साल में कोई फोकस नहीं था, वो इस गवर्नमेंट ने बहुत मेजर फोकस पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पे भी लगाया है। और पंप स्टोरेज भी बेसिकली बहुत सिंपलर वर्जन होता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। एक सिंगल लोकेशन पे एक बैटरी स्टोरेज की तरह काम करता है वो। तो ये सब फोकस होने से जो हमारा रिन्यूएबल जनरेशन बढ़ेगा, कैपेसिटी रिन्यूएबल जनरेशन में बढ़ेगी अगले 5 साल में, विल रन इनटू थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स। करीब 20 से 25,000 मेगावाट हमारा अगले कुछ सालों में कैपेसिटी एडिशन होगा रिन्यूएबल एनर्जी से, स्पेसिफिकली पंप स्टोरेज और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। विशाल जी, रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, एनर्जी, लगभग हर क्षेत्र में एग्रेशन दिख रहा है। गति शक्ति के जरिए सभी क्षेत्रों में कोऑर्डिनेशन भी लाया जा रहा है। एमएमएलपी को लेकर काफी बड़े प्लान हैं। आगे फोकस कहां बढ़ता हुआ दिख रहा है? तो फोकस, जैसे आपने कहा, ट्रेडिशनली रोड्स पे जो काफी ज्यादा था, उस पर वैसे ही ज्यादा रहेगा। पावर साइड पे, जैसे आपने कहा, रिन्यूएबल साइड, और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे विकास जी ने कहा, पंप हाइड्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की जरूरत रहेगी। इंक्रीमेंटल फोकस जो हम देख रहे हैं, दो जगह मैं कहना चाहूंगा। एक तो रेलवेज है, रेलवेज पे काफी फोकस है। सेकेंडली, हम अगर पावर सेक्टर देखेंगे, तो आज से करीबन 20 साल पहले हमने जनरेशन को प्राइवेटाइज किया, हमने ट्रांसमिशन को प्राइवेट सेक्टर में लेके आए थे।
वहां पे सुधार, वहां पे काफी इंप्रूवमेंट हुई थी। एक डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट था जहाँ पे फोकस थोड़ा सा, मतलब वहां पे इट वाज नॉट, वो प्राइवेटाइज इतना नहीं किया था, वहां पे उसमें इतनी इंप्रूवमेंट नहीं लाई थी। खारी के मतलब कहना चाहूंगा काफी ऑप्शंस लेके आए थे, काफी बहुत सोल्यूशंस लेके आए थे गवर्नमेंट करने के लिए, बट वहां पे इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था। बट पिछले 1.5 साल से स्मार्ट मीटरिंग में काफी हमने एक्शन देखा है, और वो उसमें हम देख रहे हैं कि करीबन 25 1 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लगाने हैं, जिसमें से ऑलरेडी 10 करोड़ मीटर्स अवार्ड हो चुके हैं, और अब तक सिर्फ 1 करोड़ और मीटर्स में इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो इसमें काफी दिख रहा है कि अगले 2 3 साल के लिए काफी ट्रैक्शन रहेगा, जिससे काफी कंपनीज को ऑर्डर बुक तो बढ़ेगा ही, बट ओवरऑल पावर सेक्टर का वैल्यू चेन देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में जो एटीएनसी लॉसेस बोलते हैं वो काफी कम होने की उससे बेनिफिट भी होगा एटीएनसी लॉसेस के लिए। तो दैट वो एक सेगमेंट रहेगा जहाँ पे काफी ट्रैक्शन दिखेगा। बिल्कुल विकास जी, जाहिर है सब कुछ अच्छा अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी तो होंगी, कुछ पेन पॉइंट्स भी तो होंगे, उनकी भी तो बात करिए। पेन पॉइंट इन्हीं सब चीजों में जो पहले पेन पॉइंट्स थे, एनवायरमेंट क्लियरेंसेस नहीं मिलती थी, फॉर फाइनेंशियल क्लोजर्स नहीं होते थे, वो अब बहुत स्पीड से होने लग गए हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन स्पीड से बहुत फर्क, बहुत फायदा मिलेगा इन सब चीजों को, क्योंकि जो चीज हमने ये देखा है कि जो चीज पीएमओ से ड्रिवन होती है उस पे हर चीज पे मतलब एक्सपोनेंशियल स्पीड हो जाती है। तो ये सब चीजें अब पीएमओ लेवल पे मॉनिटर होती है, इवन इम्प्लीमेंटेशन भी पीएमओ लेवल पे मॉनिटर होती है। तो जो पहले की परेशानियां थी, जैसे प्राइवेट सेक्टर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, स्पेशली हाइड्रो पावर सेक्टर में नहीं जा गया था, लेकिन फेल हो गया, और जो अब नहीं जाना चाहता, तो उसमें जो पेन पॉइंट्स हैं वो आज की सरकार उसमें एड्रेस कर रही है, फाइनेंशियल क्लोजर करने में उनकी मदद कर रही है, और जो फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको पब्लिक सेक्टर में लेकर आ रही है। सारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर के फंसे हुए प्रोजेक्ट्स थे वो सब पब्लिक सेक्टर वापस इम्प्लीमेंटेशन चालू कर रही है। जो बंद पड़े हुए थे प्रोजेक्ट्स उनको वापस रिवाइव करके और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके उनको कमीशन कर रही है। तो पब्लिक सेक्टर के ऊपर भी काफी फोकस बढ़ गया है इसी कारण से। अब जहां तक पेन पॉइंट्स का सवाल है, तो आप देखिए पेन पॉइंट्स के लिए भी कितने इनक्रेडिबल स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है। जैसे एक हमारी सेक्टर में, हम ईपीसी सेक्टर में है स्पेशली, जिस ईपीसी सेक्टर हर सेक्टर से कनेक्टेड होता है, चाहे वो रोड हो, चाहे पावर जनरेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन वगैरह हो, किसी भी सेक्टर से ईपीसी जुड़ा रहता है। तो ईपीसी का सबसे बड़ा पेन पॉइंट था डिस्प्यूट्स। उस डिस्प्यूट को के पिछले मतलब कई वर्षों में इतने डिस्प्यूट्स पाइल अप हो गए थे कि लाखों करोड़ों रुपए के क्लेम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कंपनीज के पेंडिंग थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली, विवाद से विश्वास, जो कि इन सारे सेटलमेंट क्लेम्स को सेटलमेंट करने के लिए, जिससे गवर्नमेंट का भी फायदा हो और जिससे प्राइवेट सेक्टर के भी, ईपीसी सेक्टर के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो, वो स्कीम इम्प्लीमेंट कर चुकी है, और अदर सारी कंपनियां उसका बेनिफिट उठा रही हैं, प्रोजेक्ट्स भी उसका बेनिफिट उठा रही हैं। तो ये एक पेन पॉइंट था जो काफी हद तक टेक केयर कर रहा है। फिर एमएसएमई सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी इंडस्ट्री में एमएसएमई सेक्टर को बेनिफिट्स देना, उनको लेंडिंग, बैंक्स की लेंडिंग इजी कर देना, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा ईपीसी सेक्टर को, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से काफी स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं जो पेन पॉइंट्स खत्म करने की राह में है। विशाल जी, इंफ्रा सेक्टर में निवेश को लेकर कैसा आउटलुक देख रहे हैं आप? इसके साथ ही रोजगार के लिए कैसे अवसर बन रहे हैं? आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में आप अगर 1 रुपया खर्चा करते हैं, खर्चा होता है, तो जीडीपी पे उसका 2 to 3 times का मल्टीपल दिखता है। सो स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट पे बहुत जरूरी है। एक है गवर्नमेंट काफी स्पेंड कर रही है, एक चीज जो करना रहेगा वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन रहेगा। मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट काफी स्टेप्स ले रही है प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। अगर हम देखें रोड जैसे सेगमेंट में फॉरेन कैपिटल भी काफी ज्यादा आ रहा है, तो वो उसके कारण ओवरऑल ओवरऑल फंडिंग रिक्वायरमेंट अच्छी हो रही है ऑन द गवर्नमेंट साइड ऑफ केपेक्स, और जहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी हो रहा है। जॉब को लेके आप खर्चा करोगे, आप अगर रोड बनाओगे तो आप जितना ज्यादा रोड बनाओगे उतना आपको आदमी लगेंगे, उतना आपका मशीनरी लगेगा, और सिर्फ ये तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हुआ। इसके कारण आपकी अलाइड इंडस्ट्रीज भी काफी उसमें बेनिफिट होती है। जैसे लॉजिस्टिक्स हो गया, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो जो इनडायरेक्ट बेनिफिट है जो दिखता नहीं है,
वो भी काफी होता है। तो इसलिए कहते हैं कि 1 रुपया खर्चा करो, आपको बेनिफिट उसका 3 रुपया दिखेगा। दैट इज व्हाट वो कोरिलेशन काफी जरूरी होता है। इसके लिए गवर्नमेंट का फोकस है ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट। एक अंतिम सवाल आपसे होगा विशाल जी, जो शायद विकास जी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है या कुछ पेन पॉइंट्स भी हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। सो जैसे पेन पॉइंट्स तो वही है, जैसे लैंड एक्विजिशन हो गया, अप्रूवल्स हो गई है, वो पेन पॉइंट्स अभी भी है। बट मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि जैसे विकास जी ने कहा कि गवर्नमेंट काफी बहुत स्कीम्स लेके आ रही है टू 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 टेक केयर ऑफ दैट पेन पॉइंट्स। बट वो पेन पॉइंट्स अभी भी काफी सेगमेंट में दिखता है। अभी आज हम जैसे देखें, करीबन काफी एनएचआई के प्रोजेक्ट्स अपॉइंटेड डेट नहीं मिली है। वो क्यों नहीं मिली है? क्योंकि जो गवर्नमेंट ने कहा था कि 80% ऑफ द लैंड वुड बी अवेलेबल प्रोजेक्ट चालू होने के पहले, वो गवर्नमेंट अब तक दे नहीं पाई है। सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ऐसी बात नहीं है, बट काफी प्रोजेक्ट्स में वो नहीं हो पाया है। उसके कारण क्या हुआ है, जो प्रोजेक्ट्स जो अवार्ड हो चुके थे, वो डेवलपर ने काम शुरू नहीं किया उस पे। जो आज से 10 साल पहले वो लोग काम शुरू करते थे और बाद में प्रोजेक्ट अटक जाता था। बट आज क्या हो रहा है, डेवलपर को भी पता है, कंसेशनिंग अथॉरिटी को भी पता है कि लैंड के बिना काम नहीं हो पाएगा। इसके लिए वो लोग समझ में है कि ये एक एड्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप काम शुरू करो। तो पेन पॉइंट आज भी है, और उसको एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है, जिसके कारण उतना बड़ा पेन लग नहीं रहा। ठीक है, पेन पॉइंट्स हैं लेकिन उससे अधिक संभावनाएं हैं, यानी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रेटिंग आउटलुक स्टेबल है। एक्सपर्ट बुलिश हैं, एयरपोर्ट बढ़ते दिखेंगे, नए टोल रोड बढ़ते दिखेंगे, एनर्जी की डिमांड बनेगी। यानी एक लाइन में कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का इंजन बना हुआ है, लगातार फोकस में है। सबसे अहम बात की इंप्लीमेंटेशन मजबूत हुआ है, रिजल्ट दिख रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है, जिससे प्रोजेक्ट को समय पर तैयार करने पर जोश दिख रहा है। यानी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बड़ा रोल निभाता आगे भी नजर आएगा। विशाल जी, विकास जी, आपका बहुत शुक्रिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कुछ अन्य खबरें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप महाराष्ट्र में कहीं भी प्रॉपर्टी एजेंट्स की मदद लेकर घर खरीदने जा रहे हैं तो ये खबर खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि महाराष्ट्र रेरा ने 20,000 प्रॉपर्टी एजेंट का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया है। मतलब ये कि अब उन्हें प्रॉपर्टी एजेंट के तौर पर काम करने की अनुमति नहीं होगी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। घर खरीदना हो, बेचना हो या फिर किराए पर लेना हो, आपको हर गली कूचे में प्रॉपर्टी एजेंट्स का जाल मिल जाएगा। कई मामलों में प्रॉपर्टी एजेंट्स मददगार साबित होते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में डील फाइनल होते ही प्रॉपर्टी ब्रोकर अपना कमीशन लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। आपका प्रोजेक्ट फंसा या कोई दिक्कत हुई तो प्रॉपर्टी एजेंट्स अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और घर खरीदार खुद को ठगा महसूस करते हैं। घर खरीदारों की इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए ही रेरा में एजेंट्स को भी रजिस्टर करने का नियम लाया गया। आवास मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक देश भर की रेरा अथॉरिटी में 87,212 प्रॉपर्टी एजेंट्स रजिस्टर्ड हैं। सबसे अधिक 47,431 प्रॉपर्टी एजेंट्स महाराष्ट्र रेरा में रजिस्टर्ड हैं। लेकिन महाराष्ट्र रेरा ने इसी साल यानी जनवरी 2024 से एक नया नियम लागू किया। इसके तहत सभी प्रॉपर्टी एजेंट्स को अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी, प्रशिक्षण से गुजरना और खास तरह की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया। परीक्षा पास करने के बाद ही एजेंट्स को रेरा में रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा, प्रॉपर्टी एजेंट के तौर पर काम करने की अनुमति मिलेगी। ये नियम नए रजिस्ट्रेशन के साथ उन एजेंट्स पर भी लागू होते हैं जो पहले से रेरा में रजिस्टर्ड हैं। उन्हें प्रशिक्षण लेने और प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए एक निश्चित समय सीमा प्रदान की गई थी। महाराष्ट्र रेरा ने ऐसे करीब 20,000 प्रॉपर्टी एजेंट्स के रजिस्ट्रेशन को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया है, जो महारेरा के द्वारा निर्धारित इस शर्त को पूरा करने में विफल रहे। ऐसे में प्रशिक्षण पूरा ना करना, प्रमाण पत्र हासिल ना करना और उसे महारेरा की वेबसाइट पर अपलोड ना करना शामिल है। निलंबित हुए प्रॉपर्टी एजेंट्स यदि 1 साल के भीतर प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं और सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन बहाल कर दिया जाएगा। समय सीमा में शर्त पूरी ना करने वाले एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और वे अगले 6 महीने तक दोबारा अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे।
ऐसे में अगर आप किसी प्रॉपर्टी एजेंट्स के सहारे घर खरीदने जा रहे हैं तो महारेरा की वेबसाइट पर जाकर उस एजेंट का रजिस्ट्रेशन जरूर चेक कर लें। अगर एजेंट का रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है, निलंबित है या रद्द किया गया है तो ऐसे प्रॉपर्टी एजेंट के साथ लेन देन से बचें, अन्यथा आपकी प्रॉपर्टी डील खटाई में पड़ सकती है। दीपक यादव, जी मीडिया। तो अगर आप भी किसी एजेंट के जरिए घर खरीद रहे हैं तो जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि किसी मुश्किल में आप पड़ जाएं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में अनसोल्ड हाउसिंग इन्वेंट्री में कमी आई है। बीते 5 साल में एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में बिना बिके घर 57% कम हुए हैं। दक्षिण भारत में 11% और पश्चिम भारत में 8% की कमी देखने को मिली है अनसोल्ड इन्वेंट्री में। शहरों के आधार पर अनसोल्ड हाउसिंग स्टॉक में कितनी कमी आई है और ओवरऑल अनसोल्ड हाउसिंग स्टॉक के कम होने का या बढ़ने का रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ता है, इन सारी चीजों को समझिए इस रिपोर्ट में। रियल एस्टेट मार्केट में जारी तेजी से एक ओर जहां नए नए बिक्री के रिकॉर्ड बन रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर अनसोल्ड स्टॉक्स में भी भारी कमी देखने को मिल रही है। दरअसल रियल एस्टेट में अनसोल्ड प्रॉपर्टी स्टॉक ये संकेत देता है कि रियल्टी सेक्टर की सेहत कैसी है। ये निर्भर करता है डिमांड और सप्लाई के संतुलन पर। जब सप्लाई मांग से अधिक होती है तो अनसोल्ड स्टॉक का आंकड़ा बढ़ता है, तो वहीं जब मांग अच्छी होती है तो अनसोल्ड स्टॉक में कमी आती है। अब आपको बताते हैं कि शहरों के आधार पर बिना बिके घरों की स्थिति क्या है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में बीते 5 साल के दौरान बिना बिके घर 57% कम हुए हैं। एनसीआर में साल 2018 की पहली तिमाही में बिना बिके घरों की संख्या 2 लाख थी, जो 2024 की पहली तिमाही में घटकर 86,420 रह गई। इसी तरह दक्षिण के शहर बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में बिना बिके घर 11% कम हुए हैं। इन शहरों में 5 साल में यह आंकड़ा 1,96,000 घरों का था, जो घटकर 1,76,000 यूनिट पर पहुंच गया। इसी तरह पश्चिम जोन में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और पुणे बड़े रियल एस्टेट मार्केट हैं। यहाँ 5 साल पहले तक बिना बिके घरों की संख्या 3,13,000 यूनिट थी, जो 8% घटकर 2,90,000 यूनिट रह गई है। बीते 5 साल में चारों जोन में एक ओर जहां बिना बिके घरों की संख्या कम हुई है तो वहीं नई सप्लाई भी खूब आई है। नॉर्थ जोन में इस दौरान 1,80,000 घरों की नई सप्लाई आई है। साउथ जोन में यह आंकड़ा 6 लाख से अधिक रहा है। वेस्ट जोन में 8,42,000 यूनिट्स की नई सप्लाई आई है, तो वहीं ईस्ट जोन में करीब 81,000 घरों की नई सप्लाई इन बीते 5 सालों में देखने को मिली है। एनारॉक के मुताबिक कम होते बिना बिके घरों से स्पष्ट है कि घर खरीदारों का विश्वास प्रॉपर्टी मार्केट में बढ़ा है। रेरा जीएसटी ने रियल्टी सेक्टर को पारदर्शी बनाने में अहम भूमिका निभाई है, तो वहीं स्वामी फंड जैसे एआईएफ ने अटके फंड की कमी से जूझ रहे प्रोजेक्ट्स में नई जान फूंकी है, जिससे नई सप्लाई बढ़ी है, तो वहीं अनसोल्ड स्टॉक्स घटे हैं। दीपक यादव, जी मीडिया। तो ये था आज का हमारा शो। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आज के शो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।